अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश किस्त नंबर 22। वो उठ खड़ा हुआ। मैंने मजीद कुछ ना कहा और इसके साथ ही सीढ़ियों तक चली आई। पहली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले वो मुड़ा और गहरी संजीदगी से बोलने लगा। तुमसे मिलकर हकीकतन बहुत खुशी हुई। मुद्दत बाद एक शरीफ औरत से मेरी मुलाकात हुई, और हुई भी कहाँ, बाजारे हुस्न में। फिर वो बड़ी मुलायमियत से मुस्कुराया। अब वो एक कतई बदला बदला सा आदमी लग रहा था, मुहज्जब, शाइस्ता और नर्म खू। इतनी गहरी गुफ्तगू होने के बावजूद मुझे तुम्हारा नाम अब तक मालूम नहीं हो सका खातून। उसने एक सीढ़ी उतरकर पीछे मुड़कर कहा। अब तो उसका कद मुझसे ज्यादा ऊंचा लगता था, जबकि मैं खुद भी आम कद कामत की औरत बिल्कुल न थी। मुझे अजीजा खानम कहते हैं, मैंने उसे आहिस्ता से बताया। मेरी इस बाजार में कुछ ज्यादा आमदोरफ्त तो नहीं, इसलिए मुझे यहाँ के मामलात में कुछ ज्यादा तजर्बा हासिल नहीं, उसने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। लेकिन मैं यकीन से इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम इस बाजार की मखलूक बिल्कुल नहीं लगती अजीज़ा खानम। तुम्हारी ज़ात के पीछे भी यकीनन कोई तवील और अनोखी कहानी या दास्तान होगी। मैं जब दोबारा आऊँगा तो तुमसे उस कहानी के सुनने की फरमाइश ज़रूर करूँगा। खुदा हाफिज। वो रुखसत हुआ। मुझे तवक्को थी कि वो जल्द दोबारा लौट आएगा, इकरार करने के लिए ना सही, इनकार ही करने के लिए। उसने वादा भी किया था, मगर वो ना आया। अब 2.5 माह गुजर चुके थे। मैं उसकी तरफ से तकरीबन मायूस हो गई थी और उसकी आमद की आस छोड़ बैठी थी, और इसी नाउमीदी में मेरी तशवीश, इस्तराब और बेचैनी इंतहा को पहुंचने लगी थी। माएँ अपने लड़कों को होश संभालते और बढ़ते देखकर खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन मैं अक्सर तुम्हें इसी तरह अजीब सी नज़रों से देखा करती थी, जैसे तुम मेरी वो बेटी हो जिसकी जवानी ढलती चली जा रही है और अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया। मेरा दिल अब बैठा जाता था। फिर एक रोज, जबकि बाजार की रौनक दम तोड़ चुकी थी, लड़कियां अपनी अकामत गाहों में वापस जा चुकी थी, और सबसे आखिर में रात के पिछले पहर मैं बालाखाने की सीढ़ियां उतर रही थी कि मलगजी रोशनी में एक चौड़ा चकला ह्योला ऊपर आता दिखाई दे रहा था। वो कंबल में लिपटा हुआ भारी भरकम आदमी था, जिसने अपने चेहरे का बेशतर हिस्सा भी बज़ाहिर लापरवाही से मगर दर हकीकत निहायत सोचे समझे तरीके से छुपा रखा था, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। मगर मैंने उसे दूर से ही पहचान लिया था, इसलिए अब उसे देखकर मुझे कोई खौफ महसूस न हुआ था। बूढ़ी खादिमा मेरे साथ साथ थी। मैंने उससे कह दिया कि वो घर चली जाए, मैं इस शख्स से बात करके वापस आ जाऊंगी। मेरे करीब पहुंचकर चंदन बाबा ने चेहरे से कंबल हटा लिया। तुमने मुझे पहचान लिया ना? उसने मुस्कुरा कर कहा। दूर ही से पहचान लिया था जनाब, मैंने मुस्कुरा कर कहा। सर पर मुसीबत पड़ी है, तभी आए हो ना, अपने वादे पर तो नहीं आए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत उलझा हुआ था। वो एक बार फिर गोया किसी उलझन को जहन से झटकते हुए मुस्कुराने लगा। वैसे तुमने कैसे जाना कि मेरे सर पर कोई मुसीबत पड़ी हुई है? मैं तो फिर भी एक जहांदीदा औरत हूँ चंदन बाबा, मैंने आहिस्ता से कहा। इस वक्त तुम्हें देखकर कोई अकल का अंधा भी ये जरूर कह सकता है कि तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो, बहुत बड़ी परेशानी में, उसने तस्लीम किया। क्या हम यहीं सीढ़ियों पर खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि उसे घर ले जाऊं, फिर बेहतर यही समझा कि पहले यहीं बालाखाने पर कुछ बात कर लूं। मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और मुड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर कमरे नशिस्त में आकर चंदन बाबा ने पहले पानी के 2 गिलास पिए, फिर चंद गहरी गहरी सांसें लेकर कहा, एसपी जहांगीर मेरे खून का प्यासा हो चुका। ऐसा लगता है कि उसे कानूनी तकाजों की तकमील के लिए मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोई जाती दुश्मनी है, कोई पुराना हिसाब किताब है जिसे वो बराबर करना चाहता है। आज मैं बॉस के हुक्म पर एक सियासी लीडर के यहाँ से कुछ रकम लेने पहुंचा था। उसने मुझे रकम तो अदा कर दी, लेकिन कुछ बदहवास सा लगता था। उसकी हालत देखकर मैं चौकन्ना सा रहा। रकम लेकर चलने लगा तो बराबर के कमरे से एसपी जहांगीर बाहर निकल आया। वो सादा लिबास में था और उसके हाथ में सरकारी रिवॉल्वर के बजाय साइलेंसर वाला एक नया पिस्तौल मौजूद था। उसने मुझे ललकारा, लेकिन बहरहाल मैं बच बचाकर वहां से तेजी से निकल आया। जहांगीर अगर सरकारी तौर पर मुझे काबू में करने आया होता तो मकान के गिर्द पुलिस का मुहासरा भी जरूर होता, लेकिन ऐसा ना था।
मैं बड़ी आसानी से मकान से निकलकर गाड़ी में बैठकर चल दिया। किसी ने मुझे रोका तक नहीं। रास्ते में रकम मैंने एक पब्लिक प्लेस पर रख दी जैसा कि मुझे हुक्म मिला था और फिर घर जा पहुंचा। घर में घुसते ही जैसे भेड़ियों का गौल मुझ पर टूट पड़ा। न जाने कितने आदमी पहले से घात लगाए बैठे थे। यहाँ तो मैं फंसते फंसते, बल्कि यूं कहो कि मरते मरते ही बचा। एक खंजर तो यूं समझो कि मेरी शेरक को छूकर ही पलटा था। खैर, जूं तू जान बचाकर वहां से भी भाग निकला। नीचे आया तो गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकाली जा चुकी थी। पैदल ही दौड़ लगाना पड़ी। इस दौरान बहुत दूर तक ताकुब होता रहा, लेकिन गोली बहरहाल नहीं चलाई गई थी। तब से बचता बचाता यहीं पर फिरता हूँ। कई मकामात से 20 मरतबा इस नंबर पर बॉस को फोन भी कर रहा हूँ, जो हमारे राब्ते का वाहिद जरिया थे, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर मैंने मजबूरन ऑपरेटर से पूछा कि ये फोन खराब तो नहीं। हालांकि बॉस ने सख्ती से हुक्म दे रखा था कि ये नंबर मेरे अलावा किसी के इल्म में नहीं आने पाए। ऑपरेटर ने कई मिनट बाद बिलाखिर बड़ी हैरत से मुझे बताया कि ये नंबर तो एक पब्लिक कॉल ऑफिस का था, जो अरसे पहले बंद कर दिया गया था। तब यकायक मैं थक सा गया। इस सारे चक्कर से यकलख्त बेजार सा हो गया था। मैं जो समझता था कि मैं इस जिंदगी में कुछ ज्यादा ही रच बस गया हूँ, अचानक ही मुझे अपना ये ख्याल कतई गलत महसूस होने लगा था। बातनी तौर पर गालिबन अब भी मैं एक सीधा साधा देहाती आदमी था, मगर रास्ता भूलकर किसी और सिमत में जा निकला था और शराब को नखलिस्तान समझकर उसी में भटकने लगा था। यूं अचानक ये सब कुछ मेरे दिल से उतर गया और ऐसा उतरा कि मैं खुद भी हैरान रह गया। मैंने सोचा, चलो जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। बस मैं बैठकर मेहनत मजदूरी करने के इरादे से बंदरगाह की तरफ को चल दिया कि वहां हलाल की रोजी कमाया करेंगे और मछेरों की बस्ती में रहा करेंगे। रास्ते में जहन ने अचानक पलटा खाया और तुम्हारा ख्याल आ गया। तुमने जो पेशकश की थी वो बहुत ज्यादा भली मालूम हो रही थी मुझे उस वक्त। दूसरी बातें तो अपनी जगह। सबसे अच्छा पहलू मुझे ये लगा था कि जहां तुम मुझे रखोगी वहां एक बच्चा भी मेरे साथ होगा, और बच्चा तुम्हारा होगा तो जाहिर है प्यारा भी होगा। किसी प्यारे से बच्चे के साथ रहना कितना भला लगेगा। कम अज कम जिंदगी कुछ बामकसद तो महसूस होने लगेगी ना। उसे परवान चढ़ाना और अपना तजर्बा या हुनर उसमें मुंतकिल करना यकीनन एक दिलचस्प अमल होगा मेरे लिए। ये सोचकर मैं रास्ते में बस से नीचे उतर आया। रात काफी बीत चुकी थी। वापसी में मुझे कोई बस नहीं मिली। मेरे पास ज्यादा पैसे भी न थे। लड़ाई झगड़े में तकरीबन गिर चुके थे वो पैसे। महज चंद सिक्के बाकी रह गए थे, इसलिए पैदल वापस आना पड़ा, और वो भी तंगो तारीक गली कूचों के रास्ते, और फिर अपने साए तक से छुपते छुपाते और बचते बचाते। उसने बेमकसद से अंदाज में अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां फेरी और तवील सांस लेकर पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं क्या कहूंगी, मैंने आहिस्तगी से कहा। मेरी पेशकश तो अब भी बरकरार है। कहना सिर्फ ये है कि मैं अपनी कुल मताए हयात तुम्हारे हवाले करूंगी। अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करोगे। अपने बच्चे से ज्यादा इस दुनिया में मुझे कुछ अजीज नहीं। गौर से सुनो, ये सब कुछ मुझे समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। उसने कदरे बेजारी के आलम में कहा, अगर आज तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो, मुझे गिरते हुए को थाम रही हो ना, तो मैं भी आखिरी सांस तक इस मुआहदे का पाबंद रहूंगा और इसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा। इसके बाद मुझे इंतजामात वगैरह करने में चंद दिन लग गए। इस दौरान चंदन बाबा बाजार हुस्न में ही छुपे बैठे रहे। इंतजामात मुकम्मल होते ही मैंने तुम्हें एक गवर्नेंस और चंदन बाबा के साथ पूना मुंतकिल कर दिया। हालांकि तुम पहले भी 24 घंटे मेरे साथ तो नहीं रहते थे, लेकिन यूं अलहदा मकान में 2 अजनबी इंसानों के साथ मुंतकिल होने पर शुरू में तुमने बहुत वावेला मचाया, और कई रातों तक मेरी भी यही कैफियत रही कि खादिमा के कमरे में तुम्हारा खाली बिस्तर देखती थी तो कलेजा शक होने लगता था। फिर मैं अपने आप को समझाने लगती थी कि जिंदगी में बेमकसद और बेवजह भी इतनी अजियतें बर्दाश्त कर रही हूँ। अपने मकसद हयात की खातिर एक और अजियत सही, हाँ एक और अजियत भी मैं सह लूंगी। मेरा मकसद हयात अब यही तो रह गया था कि अपनी बर्बादी और तजलील के जिम्मेदारों का वो हशर नशर करूं कि आइंदा माशरा महज इसलिए किसी को कुचलने से ताइब हो जाए कि वो कमजोर है। अपने इस मकसद हयात की तकमील के लिए मैंने जो कुछ भी सोच रखा था उस पर अमल दरामद का आगाज हो चुका था। चंद दिन बाद तुम्हारा मासूम सा जहन भी नए माहौल से मानूस हो गया था और मेरी बेकरारी को भी कुछ करार आ चुका था। चंदन बाबा भरोसे का आदमी साबित हुआ था। तुम्हारी परवरिश बिल्कुल उसी अंदाज में
हो रही थी जिस तरह से मैं चाहती थी। होश संभालने के बाद की बातें तो तुम्हें भी याद होंगी मंसूर। जिन दिनों मैं ये वाकयात कलम बंद कर रही हूँ ना, तुम 10 साल के हो चले हो। तुम्हारी उठान देखकर मेरा रुआं रुआं मुसरत से निहाल हो जाता है। लेकिन गुजरे हुए 8-10 बरसों ने अंदर ही अंदर न जाने क्या सितम ढाया कि अपना वजूद मुझे खोखला खोखला सा महसूस होने लगा था। सीने में दर्द की शिकायत रहने लगी थी। रक्स भी मैंने तकरीबन तर्क कर दिया था। वैसे भी इस बाजार में औरत का शबाब 5-7 साल से ज्यादा बिल्कुल नहीं रहता। अब न जाने क्यों कुछ धड़का सा लगा रहता था कि खबर नहीं जिंदगी किसी मोड़ पर दगा दे जाए, कोई हादसा पेश आ जाए। इसीलिए मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अपनी ये दास्तान लिखनी शुरू कर दी, वरना ये सब कुछ एक खास वक्त में मैंने बज़बाने खुद तुम्हें सुनाना था। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी ख्याल जाहिर कर चुकी हूँ कि एक लिहाज से इसे लिखना ज़्यादा बेहतर था। ज़बानी शायद मैं ये सब कुछ इस तरह मनवन बयान न कर पाती और इसके कई पहलुओं की संगीनी को तुम सही तौर पर महसूस भी ना कर पाते, और यूं तुम्हारी शिद्दत इंतकाम में कुछ कमी आ जाती। मेरे जहन में तुम्हारे मुस्तकबिल का नक्शा ये है कि तुम हर एतबार से एक गैर मामूली इंसान बनो और तुम्हारी तबीयत मजमुए अजदाद हो। तुम में शेर की सी ताकत और गजबनाकी शामिल हो और लोमड़ी की सी अय्यारी और मक्कारी भी। तुम्हारा इश्तियाल और गैज़ो गज़ब पहाड़ों का सीना चाक करके रख दे और जहाँ मसलहत का तकाजा हो वहाँ तुम्हारी सर्द मिजाजी हिमालय की बर्फ पोश चोटियों की यखबस्तगी को भी मात करके रख दे। तुम इंतहाई हिकमत और जहानत से भी मालामाल हो और मिसाली बेखौफी और शुजात से भी। तुम्हारे अंदर पत्थरों की सी सख्ती और खुरदरापन भी मौजूद हो, रबड़ की सी लचक भी, ताकि हर तरह के हालात में ढल जाओ, डट जाओ और हर आजमाइश से आसानी से गुजर जाओ। इस तरह की चंद मुतजाद खुसूसियात अगर एक इंसान में जमा हो जाएं तो उसके सामने बड़े बड़े लश्कर भी हेच हो जाते हैं। वो अपनी जात में खुद एक बहुत बड़ा लश्कर होता है। इस तरह का इंसान कुदरत ही चाहे तो पैदा कर सकती है, लेकिन अगर कुदरत के कुछ असूलों को मद्देनजर रखा जाए तो खुद इंसान की कोशिश भी बड़े बड़े करिश्मे दिखा सकती है। मैं तुम्हें ऐसा ही एक बेमिसाल इंसान बनाना चाहती हूँ मंसूर, और अगर मैं जिंदा रही तो इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें किसी भी एतबार से कमज़ोर नहीं रहने दूंगी। जब तुम तरबियत की उस मंजिल पर पहुंचोगे जो मेरी नज़र में है, तो मैं एक और ताकत भी तुम्हें मुहैया करूंगी जिसके बगैर दुनिया में ताकतवर कहलाने का तसव्वुर मुकम्मल नहीं होता, और वो ताकत है दौलत। मैं तुम्हें बेअंदाज़ा तो नहीं, लेकिन इतनी दौलत ज़रूर मुहैया कर सकूंगी कि ज़रूरत पड़ने पर तुम बहुत से इंसानों के ज़मीर भी एकदम से खरीद सकोगे, और इसके बाद भी तुम्हारा हाथ तंग नहीं पड़ेगा। अपनी रिहाइश में मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा खजाना महफूज कर दिया है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इस खजाने में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए मैंने अब तक बाजारी बने रहना कबूल कर लिया, लेकिन ये सब कुछ तो मेरी अपनी मंसूबाबंदी है। ऐन मुमकिन है मेरे बेउन्मान से अंदेशे दुरुस्त साबित हो जाएं, कोई हादसा पेश आ जाए, तुम्हें कबल अज वक्त मेरी हकीकत का इल्म हो जाए और तुम्हारा रद्द अमल न जाने फिर क्या हो। मुमकिन है जिस वक्त तुम अपनी आंखों में सैकड़ों सवाल लिए मेरे सामने आ खड़े हो जाओ, उस वक्त बातें करने की मोहलत ही न मिल सके, हालात या जिंदगी इतना मौका ही न दे। तब कम अज कम मैं अपने सीने का ये बोझ तहरीर की शक्ल में तुम्हें सौंप तो सकूंगी। बेटे, ऐन मुमकिन है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ ना बता सकूं जो मैं चाहती हूँ। मेरा मिशन अधूरा रह जाए, तुम्हारी जात की तकमील ना हो सके, हीरा तराशा ना जा सके, सोना कुंदन ना बन सके, लेकिन उस सूरत में भी इसे मेरी इल्तिजा ही समझो, मेरा हुक्म समझो या अपना फरीजा कि तुम मेरी बर्बादियों का इंतकाम जरूर लोगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि ये सब कुछ जानने के बाद तुम्हारे इंतकाम की हदें कहाँ तक फैलनी चाहिए, इसका आगाज कहाँ से होना चाहिए और अंजाम की सूरत क्या होनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगी कि जोश से ज्यादा होश से काम लेना चाहिए। बाप की तरह पहली परवाज ही में पंख न गवा लेना, और तुम्हारे इंतकाम की सूरत खा कुछ भी हो, लेकिन इस कहानी को दुनिया की नजरों में एक मिसाल बना देना, ताकि आइंदा कोई भी ताकतवर किसी कमजोर को पांव तले को चलते वक्त एक बार जरूर ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि शायद कल उसे इसी दुनिया में अपनी खबासत का हिसाब देना पड़ जाएगा। उसके सामने तुम्हारे इंतकाम की कहानी ऐसी मिसाल जरूर पेश करे कि उसकी रूह
کانپ اٹھے۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں مانگنا۔ میں نے اپنی زندگی میں تمام مشقتیں صرف اور صرف اپنی جان پر سہی اور تم پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی، لیکن اب جو کام میں تمہارے ذمے لگا رہی ہوں نا، اس میں شاید تمہیں بے شمار صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ صعوبتوں کی یہ راہ اختیار کر کے دوسری دنیا میں ماں کے سامنے سرخرو پہنچو یا آرام و آسائش کی زندگی گزارو اور بے غیرت کہلاؤ۔ آخر میں دو اہم باتیں اور بھی بتاتی چلوں۔ میں نے اپنی جس جمع پونجی کا ذکر کیا ہے وہ پونا میں تمہارے مکان میں ہی موجود ہے۔ باغ میں فوارے کے لیے جو چھوٹا سا تالاب بنایا گیا تھا اسے جان بوجھ کر ادھورا چھوڑا گیا تھا اور اس میں پانی پہنچانے کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں لگے ہوئے فوارے کو گھما کر نکالو گے تو نیچے ایک خانہ نظر آ جائے گا۔ اس میں وہ سوئچ موجود ہے جسے دبانے سے نیچے موجود فولادی چادر اچانک سے سرک جائے گی اور واٹر پروف تجوری نظر آنے لگے گی۔